फिल्म शुरू होती है तो हमें एक बच्ची एन दिखाई जाती है जो अपने रूम में बैठकर प्रे कर रही होती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। इतने में ही उसकी मॉम दरवाजे पर आ जाती हैं और दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती हैं, लेकिन एन दरवाजा खोल ही नहीं रही होती क्योंकि वो अपनी मॉम से ही डर रही होती है। उसकी मॉम के बार बार दरवाजा बजाने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलती तो उसकी मॉम जोर जोर से अपना सर दरवाजे पर मारना शुरू कर देती है। फिर हमें फिल्म में कुछ आगे का सीन दिखाया जाता है जब एन एक सिस्टर बन चुकी होती है, यानी वो एक नन बन चुकी होती है। वो डॉक्टर के पास जाती है जो उसको बताती है कि तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी इंसान थी। जब तुम छोटी थी तो वो अक्सर मेरे पास आया करती थी और मेरे बाल भी बना दिया करती थी, लेकिन कभी कभी वो मुझे गाना सुनाया करती थी। मेरे साथ उनका बिहेव बहुत अजीब हो गया था। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करती थी बल्कि उनके अंदर से एक आवाज उनको ऐसा करने पर मजबूर करती थी क्योंकि एक शैतान ने उन पर कब्जा कर लिया था। फिर हमें फिल्म में 1935 में एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ एक्सोर्सिज्म सीखने के लिए बच्चों को रखा जाता है। एक्सोर्सिज्म मीन उन लोगों का इलाज करना जो पोजेस्ड होते हैं। पोजेस्ड यानी शैतान ने उन पर कब्जा कर लिया हो। शहर में क्योंकि पोजेस्ड लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी इसलिए वो इस स्कूल में भी पोजेस्ड लोगों को रख लिया करते थे ताकि नन्स यानी सिस्टर उनकी देखभाल कर सकें। लेकिन सब ही नन्स और सिस्टर को इनसे दूर रहने का कहा जाता था क्योंकि फादर्स और प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म सीखकर उनके पोजेशन को खत्म करेंगे। फिर हम एक लड़की एन को देखते हैं जो पहले एक बहुत बड़े चर्च में रहती थी क्योंकि वो एक सिस्टर थी और वो इस स्कूल में एक्सोर्सिज्म सीखने के लिए आती है क्योंकि उसको ये पसंद था। जब एन क्लास में बैठी होती है तो एक डॉक्टर जो सबको एक्सोर्सिज्म यानी जादू टोने का तोड़ करने के बारे में बता रही होती है। फिर हम कुछ आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम नेटली होता है। एन इस बच्ची का ख्याल रख रही होती है। वो इस बच्ची से बातें करती है जिससे ये बच्ची बहुत खुश होती है। एक दिन एन जब रात को अपने कमरे में होती है तो उसको एक आवाज आती है। जब वो ये देखने के लिए बाहर जाती है तो उसको कुछ और आवाजें आने लगती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसको नेटली नजर आती है। एन उसको देखकर हैरान हो जाती है कि ये बाहर कैसे आ गई क्योंकि सारे मरीजों को तो उनके रूम्स में लॉक करके रखा जाता है। एन उसको बहलाकर कमरे के अंदर भेज देती है। फिर जब एन सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रही होती है तो उसको दोबारा से किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। वो ये सोचने लगती है कि आखिर ये आवाजें मुझे ही क्यों आ रही हैं, लेकिन फिर वो इन आवाजों को थोड़ा बहुत पहचान जाती है। जब एन एक रूम के पास से गुजर रही होती है तो उसको उस रूम में हेड फादर नजर आते हैं जो सब नए फादर्स को एक्सोर्सिज्म के बारे में बता रहे होते हैं। वो उनको एक लड़की की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि इस लड़की को एक शैतान ने कब्जे में कर लिया था। जब कुछ फादर्स ने एक्सोर्सिज्म के जरिए इसका इलाज करना चाहा तो वो नाकाम हो गए क्योंकि एक्सोर्सिज्म का इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। इतने में एन भी अंदर आ जाती है और आकर उस क्लास में बैठ जाती है। फादर उसको देख लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते। फिर वो दोबारा से लेक्चर शुरू करते हुए बताते हैं कि जब हम किसी पोजेस्ड पर्सन का इलाज कर रहे होते हैं तो हम ऐसे होते हैं जैसे जंग के मैदान में हो। हमें हर हमले के लिए तैयार रहना होता है और गॉड की सारी बातों का ख्याल रखना होता है क्योंकि शैतान हम पर हमला करने की पूरी कोशिश करता है। फिर हम एन को एक लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पर वो उसी लड़की के रिकॉर्ड चेक कर रही थी जिसके बारे में फादर सबको बता रहे थे। रिकॉर्ड चेक करने पर उसको पता लगता है कि इसको भी एक खास किस्म की आवाजें सुनाई देती थी। फिर एन एक डॉक्टर के पास जाती है। वो उसको बताती है कि मेरी मॉम को भी एक ऐसी आवाज आया करती थी। वो मेरी मॉम को कहती थी कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी एन को लेना चाहती हूँ क्योंकि ये खास है और खुदा की तरफ से एक तोहफा है और ये हमारे खिलाफ लड़ेगी। इसके बाद एन हेड फादर और हेड सिस्टर दोनों खड़े होते हैं तो सिस्टर एन को कहती है कि तुम दोबारा हेड फादर और प्रीस्ट की क्लास में नहीं जाओगी, जिस पर एन कहती है लेकिन ये मेरा शौक है। फादर कहते हैं अगर तुम्हें एक्सोर्सिज्म सीखने का शौक है तो तुम मेरी क्लास में आ सकती हो, लेकिन हेड सिस्टर उसको मना कर देती हैं। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर एन एक मरीज का इलाज कर रही होती है और तब ही अचानक वो मरीज उसकी मॉम वाला गाना गाने लगता है और अचानक एन पर हमला कर देता है। एन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन अचानक वो बूढ़ा आदमी खुद ही बेहोश हो जाता है। ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और हेड फादर ये वीडियो देख लेते हैं और ये कहते हैं कि जब से एन यहाँ पर आई है कुछ अजीब हो रहा है और इस तरह के हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे लगता है हमें एन को वापस उस बड़े चर्च भेज देना चाहिए। जिस पर वहाँ मौजूद हेड फादर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर हमें एन को एक्सोर्सिज्म सिखाना चाहिए। वहाँ मौजूद हेड सिस्टर कहती है कि ये बिल्कुल पुराने कानूनों के खिलाफ है क्योंकि इसके मुताबिक कोई भी लेडी एक्सोर्सिज्म सीख नहीं सकती। हेड फादर कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उसको सिर्फ इतना एक्सोर्सिज्म सिखाना चाहिए कि वो खुद का दिफा कर सके। और वो कहते हैं कि एन का करीबी ताल्लुक है, जिस पर हेड सिस्टर कहती हैं कि इस तरह तो हम सब का गॉड से करीबी ताल्लुक है। जिस पर हेड फादर कहते हैं कि उसका गॉड से नहीं बल्कि डेविल से करीबी ताल्लुक है। फिर सीन आगे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेड फादर सबको क्लास दे रहे होते हैं और एन भी वहाँ आ जाती है। सब इस बात से नाखुश होते हैं लेकिन हेड फादर चाहते थे कि एन ये सीखे। वो इन सबको एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ उन लोगों को रखा हुआ था जो बहुत ज्यादा पोजेस थे। तब ही हम वहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने नेटली को भी वहाँ रखा हुआ था क्योंकि उसका पोजेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। फिर फादर उनमें से 2 फादर्स को नेटली के रूम में भेजते हैं और कहते हैं कि बहुत ध्यान से जाना क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, इस पर बहुत बड़े शैतान का कब्जा है।
वो उन दोनों फादर्स को कुछ खास किस्म की चीजें देकर अंदर भेज देते हैं। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब नेटली पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और वो एकदम से दीवार पर चढ़ जाती है। दोनों नए फादर्स ये देखकर घबरा जाते हैं और एकदम से रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। इस रूम के बाहर खड़ी एन ये सब कुछ देख रही थी। इस रूम में जो शीशे लगे हुए थे वो ऐसे थे कि अंदर से बाहर कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन बाहर से अंदर का सब कुछ आसानी से देखा जा सकता था। नेटली दीवार पर से नीचे उतरकर शीशे के पास आ जाती है जहाँ पर एन खड़ी हुई थी। नेटली अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और अचानक उसके हाथों में से कीड़े निकलने लगते हैं, जिसको देखकर एन हैरान हो जाती है। नेटली एन को कहती है कि मुझे अपने अंदर आने दो, मैं तुम्हें चाहती हूँ। ये सब देखकर हेड फादर अंदर आ जाते हैं, जिन पर नेटली हमला कर देती है। ये सब कुछ देखकर एन भी अंदर आ जाती है और नेटली को कहती है कि खुद को संभालो, तुम ये कर सकती हो। एन के ये कहने की देर थी, अब नेटली को होश आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन अचानक उसके खुद के ही बाल उसके मुंह में जाने लगते हैं। तो वहाँ पर खड़े दो छोटे फादर्स उन बालों को पकड़कर खींचने लगते हैं और बड़े फादर खास किस्म के वर्ड्स बोल रहे होते हैं और अचानक नेटली के मुंह से एक शैतान का हाथ आता है और वो ठीक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात को एन सो रही होती है तो उसको एक बुरा ख्वाब आता है जिसमें उसकी मॉम उसको डरा रही होती है। वो ये देखकर उठ जाती है और नेटली के पास जाती है और नेटली भी उसको बताती है कि मैंने भी एक बुरा ख्वाब देखा है जिसमें मैंने देखा है कि कुछ बुरे लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं और मुझे भी कह रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ चिल्लाओ, और एन मैंने तुम्हें भी वहाँ पर उन लोगों के साथ चिल्लाते हुए देखा है। ये सुनकर एन थोड़ा परेशान हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एन एक रात को अपने रूम में बैठी नोट्स बना रही होती है कि जब लोग पोजेस होते हैं तो उन्हें कैसा फील हो रहा होता है। वो लाइब्रेरी में जाकर वो रिकॉर्ड्स चेक करने लगती है जिन्हें पढ़ना मना था। वो वहाँ पर ये पढ़ लेती है कि जब कोई शख्स पोजेस होता है तो उसको यहाँ पर लाया जाता है, जिसके बाद उसका इलाज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इलाज करने से आज तक कोई भी शख्स नहीं बचा। वो ये पढ़कर हैरान हो जाती है और उसको नेटली की फिक्र होने लगती है जिसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर एन को एक लड़की का इंटरव्यू मिलता है जो इकलौती ऐसी थी कि जो पोजेशन के बाद जिंदा रही। इंटरव्यू में वो बताती है कि जब मैं पोजेस थी तो शैतान ने मुझे मेरे गुनाहों पर शर्मिंदा किया और मुझसे गलत काम भी करवाए, लेकिन मैं खुशकिस्मती से बच गई और आज तक अपने उन गुनाहों पर पछतावा कर रही हूँ। इसके बाद हम एन के बचपन का एक सीन देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एन की मॉम पजेस्ड होती है जो एन पर हमला भी कर देती हैं। एन उनसे बचकर एक रूम में छुप जाती है, लेकिन उसकी मॉम वहाँ भी आ जाती है। लेकिन तभी अचानक एन देखती है कि उसकी मॉम ने खुद को मार लिया ताकि वो अपनी बेटी को नुकसान ना पहुँचा दे। इसके बाद हम एन को देखते हैं जो हेड फादर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि जब कोई इंसान पोजेस होता है तो शैतान उसके गुनाहों पर उसे शर्मिंदा कर उसका इस्तेमाल करता है और उन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, और फिर जब उनको यहाँ पर लाया जाता है तो एक्सोर्सिज्म का उन पर कोई असर ही नहीं होता और वो मारे जाते हैं। तो अगर हम उन लोगों को अंदर से मजबूत करें कि आप लोगों को अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, आप अगर गॉड से प्रे करोगे तो वो आपको लाजमी माफ कर देंगे, हम उनको ये कहकर अंदर से मजबूत कर दे तो क्या पता शैतान ढीला पड़ जाए और उन लोगों पर से अपना कब्जा खत्म कर दे। हेड फादर को ये बातें कुछ समझ नहीं आ रही होती। वो कहते हैं कि अच्छा मान लेते हैं तुम ठीक कह रही हो कि शैतान लोगों को उनके गुनाहों पर शर्मिंदा करके उन पे काबू कर लेता है, लेकिन खुद सोच कर देखो कि एक 10 साल की बच्ची ने क्या गुनाह किए होंगे, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल मासूम होते हैं। इसका जवाब एन के पास नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर में हमें इसका जवाब मिलने वाला है जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एन जब फादर से ये सारी बातें कर रही थी तो एन के फादर दोस्त ने ये सारी बातें सुन ली थी, जो एन को कहते हैं कि अगर ये बात ठीक है तो तुम मेरी मदद करो। एन कहती है कैसी मदद? फादर कहते हैं मेरी वो सिस्टर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था, तुम उनका इलाज करने में मेरी मदद करो क्योंकि वो भी पोजेस्ड हो चुकी हैं। एन मान जाती है और फिर ये दोनों मिलकर फादर के घर आ जाते हैं जहाँ पर एन उसकी बहन को देखती है और उनसे कहती है कि आपको इस बात पर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका बच्चा जाया हो गया। वो उसकी बहन को अंदर से मजबूत कर रही होती हैं और कहती हैं कि गॉड अब भी आपसे प्यार करते हैं। इस बातों का उस पर बहुत अच्छा असर हो रहा होता है, लेकिन तभी शैतान अपनी हार को देखकर गुस्से में आ जाता है और कमरे में बहुत अजीब सी एक्टिविटीज होने लगती हैं और उनकी बहन के अंदर जो शैतान होता है वो कमरे में रखी चीजों से उन पर हमला कर देता है। लेकिन फादर की बहन जिसने एन की बातों को सुनकर अपने आप पर काबू पा लिया था वो ठीक हो जाती है और उसकी जान भी बच जाती है। एन और फादर जब बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो एन उस फादर को अपनी स्टोरी सुनाती है और कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम भी पोजेस थी और उन्होंने खुद की जान ले ली थी और बाद में मुझे एक अमीर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में मैं भी पोजेस्ड हो गई थी, इस वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और इसके बाद मुझे सहारा दिया उन नन्स ने। जहाँ मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने अपनी उस बेटी को ना चाहते हुए भी उन नन्स को दे दिया। वो नन्स बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं भी एक नन बनूंगी और लोगों की मदद करूंगी। और जब मैंने उनको अपनी बेटी दी थी तो मैंने उसके हाथ में एक क्रॉस वाला लॉकेट छोड़ दिया था जो पहले बचपन में कभी मेरे पास
हुआ करता था। बस तभी से मैं गॉड से माफी मांग रही हूँ कि वो मुझे माफ कर दे। जिस पर फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि गॉड ने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि मुझे कई बार इस बात की झलक तुम्हारे अंदर नजर आई है। इसके बाद हम देखते हैं कि एन अपने रूम में खड़ी बाल बना रही होती है तो अचानक उसकी आंख में से कोई चीज निकलती है जिसको देखकर वो घबरा जाती है। लेकिन गौर करने पर हम देखते हैं कि एन की मॉम भी उसके पीछे खड़ी हुई थी जो एन को नजर नहीं आती। उसी वक्त एन के रूम का डोर नॉक होता है और एक सिस्टर आती है जो एन को सीनियर प्रीस्ट के पास ले जाती है, जहाँ पर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या कर दिया। वो कहती है नहीं, जिस पर सीनियर प्रीस्ट उससे कहते हैं कि कल रात जब तुम इस फादर की सिस्टर पर एक्सोर्सिज्म कर रही थी तो वो मर चुकी हैं। जिस पर एन को यकीन नहीं आता और वो बहुत शर्मिंदा होती है और कहती है कि अब मेरी सजा ये है कि मुझे दोबारा उस बड़े चर्च भेज दिया जाए और ऐसा ही किया जाता है। एन को उस बड़े चर्च भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पर एन के पास एक डॉक्टर आती है और उससे कहती है कि तुम एक अच्छी इंसान हो क्योंकि तुम लोगों का भला करना चाहती हो, और वो एन को बताती है कि वो बच्ची नेटली जिस पर तुम एक्सोर्सिज्म कर रही थी वो कामयाब हो गया और वो ठीक होकर कल अपने मॉम के साथ घर चली गई, जिसको सुनकर एन बहुत खुश होती है। अगले दिन उसका फादर दोस्त उसके पास आता है और उस बच्ची के बारे में बताता है कि जब उसको घर ले जाया जा रहा होता है तो उस पर दोबारा पोजेशन हो गया था और उसने फादर्स और प्रीस्ट 3 लोगों को मार दिया। तो फादर्स ने उस बच्ची को एक जगह पर दोबारा बंद कर दिया। उस बच्ची ने मुझे कहा है कि मैं ये लॉकेट तुम्हें दे दूं। जब वो फादर ये लॉकेट उसको देता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो वही लॉकेट है जो मैंने अपनी बेटी को दिया था, यानी ये नेटली ही मेरी बेटी है। अब हमें इस सवाल का जवाब मिल गया कि उस शैतान को इस बच्ची के अंदर कोई गुनाह तो नहीं मिले, लेकिन वो इस बच्ची के जरिए इस तक पहुंचना चाहता था। फिर एन और वो फादर दोनों मिलकर उसकी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने नेटली को रखा हुआ होता है। वहाँ पर कुछ फादर्स नेटली पर एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं और कुछ खास किस्म के वर्ड्स बोल रहे होते हैं, लेकिन उनका उस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा होता। तभी वहाँ पर एन आ जाती है और उस शैतान की चाल कामयाब हो जाती है और नेटली के जरिए वो दोबारा उस पर कब्जा कर लेता है और सबको उठा उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे सबकी मौत हो जाती है। लेकिन एन इस सब से बिल्कुल भी डर नहीं रही होती। वो शैतान नेटली के जरिए एन से बात करता है और कहता है कि तुम हम सबको बताओ कि तुमने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एन की मॉम ने खुद को इसलिए मार लिया था ताकि वो अपनी बेटी को नुकसान ना पहुंचा सके और इसीलिए फिर एन ने भी अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर दिया ताकि वो भी अपनी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे। जैसे मैंने आपको बताया है कि एन खास थी इसलिए वो शैतान इसके पीछे पड़े हुए थे और बाद में वो इसकी बेटी के भी पीछे पड़ जाते हैं। एन उसको कहती है कि ठीक है, तुम अब मेरे अंदर आ जाओ और अपना मकसद पूरा कर लो और मेरी बेटी को छोड़ दो। शैतान ये सुनकर खुश हो जाता है और नेटली अपने मॉम से गले मिलती है तो शैतान नेटली से निकलकर एन के अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि एन पर शैतान का कब्जा हो चुका था। फादर नेटली को वहाँ से लेकर भाग रहा होता है तो वहाँ के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फादर उसको एक छोटी सी जगह से निकाल देते हैं और उसको वहाँ से भागने का कहते हैं। लेकिन वहाँ पर एन आ जाती है। फादर एन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन एन रुक ही नहीं रही होती। इतने में ही एन नेटली को पकड़ लेती है और एक पानी में डुबाने ही वाली होती है कि अचानक वहाँ पर आ जाती है उसकी नानी यानी एन की मॉम की मदर, जो हर वक्त उनके साथ हुआ करती थी। वो एन को उन पलों की याद दिलाने लगती है जो उन्होंने साथ में बिताए थे। इस चीज का एन पर बहुत अच्छा असर हो रहा होता है और वो उस शैतान के काबू में से बाहर आ रही होती है। एन अपने उन अच्छे कामों को सोचकर हिम्मत जुटा रही होती है ताकि शैतान को कमजोर किया जा सके और फिर वो लॉकेट लेकर अपने सर पर रख लेती है और होली वाटर में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और वो शैतान उसके जिस्म को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एन हॉस्पिटल में बेड पर लेटी हुई होती है जहाँ उससे मिलने उसकी बेटी नेटली आती है, लेकिन एन उसको ये नहीं बताती कि वो उसकी मॉम है और वो उसको बाय बोलकर वापस उस स्कूल में आ जाती है जहाँ पर सीनियर प्रीस्ट और हेड फादर उसको शाबाश देते हैं और ये कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जिस पर हम अब तुम्हें एक्सोर्सिज्म सीखने की इजाजत देते हैं और तुम पहली वुमेन सिस्टर बनोगी जो एक्सोर्सिज्म सीखकर लोगों का इलाज करोगी। ये सुनकर एन बहुत खुश हो जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो हेड फादर उसको हौसला देते हैं और कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ती रहना और कभी भी हिम्मत ना हारना, लेकिन वो उसको एक सबसे जरूरी वार्निंग देते हैं। वो उसको कहते हैं कि अब तुम्हें होशियार रहना होगा क्योंकि तुम शैतान को पहचान चुकी हो और वो भी तुम्हें अच्छी तरह जान चुका है और अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतने में ही हम देखते हैं कि एन कहीं गाड़ी में जा रही होती है तो उसको एक पोजेस लेडी नजर आती है और अचानक उस गाड़ी का ड्राइवर भी पोजेस हो जाता है। ये वही लोग होते हैं जिनको डेविल ने जहन्नुम से भेजा था एन के लिए। अब एन भी दोबारा से इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अचानक उनमें से एक पोजेस इंसान एन पर हमला कर देता है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।